Everyone and welcome back to SK1 and we are back again with another video of mine and आज हम लोग आज से कैलकुलस की सीरीज शुरू करेंगे एंड वेल वाई कैलकुलस, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलस इज जहाँ से हायर मैथमेटिक्स शुरू होती है. सो इफ़ यू वांट टू रियली अंडरस्टैंड हायर मैथमेटिक्स, कैलकुलस इज समथिंग लाइक अ मस्ट. बट वी आर नॉट रियली कंसिडरिंग अ मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू बट मोर फिजिकल, क्योंकि कैलकुलस के बिना फिजिक्स विल करना पॉसिबल नहीं होता है. सो विल ट्राई डूइंग कैलकुलस एंड ऑब्वियसली हम लोग इसे कैलकुलस समथिंग लाइक कैलकुलस 1, कैलकुलस 2 एंड कैलकुलस 3 कम्प्लीटली स्टडी करेंगे. बट विल ऑलवेज कीप एन एम्फेसिस ऑन फिजिकल एग्जाम्पल्स कि मान लो अगर मैंने कोई फंक्शन कंसिडर किया, सो हाउ कैन इट रियली बी यूजफुल इन फिजिक्स. सो हम लोग फिजिकल एप्लीकेशंस पे एक एम्फेसिस रखेंगे बट विल ऑल्सो बी डूइंग इट फ्रॉम अ मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू. सो दैट ऑब्वियसली इजंट गोइंग टू बी कंप्लीट मैथमेटिकल रिगर, बट वी आर बेसिकली गोइंग टू सी कि कैलकुलस 1, कैलकुलस 2 एंड कैलकुलस 3 के टेक्निक्स हाउ आर वी गोइंग टू यूज दैट and how we going to use that in physics. So it's something like mathematical physics, you might say mathematical methods, even though calculus 1, calculus 2 and calculus 3 किसी mathematical methods के कोर्स में नहीं पढ़ाए जाते हैं in university. Rather they are given by the math departments. These courses are given by math departments in universities only, क्योंकि well that is अगर समथिंग लाइक लिनियर अलजेब्रा या फिर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कंसिडर किया जाए, सो ऑब्वियसली फिजिसिस्ट्स आर नॉट गोइंग टू स्पेंड दैट मच टाइम, फिजिक्स स्टूडेंट्स आर नॉट गोइंग टू स्पेंड दैट मच टाइम स्टडिंग those subjects with rigor. But this is one subject जो कि हम लोग at the same level as a math student but study कर सकते हैं without having to spend much time, considering it is basically the building block and पूरी essence of calculus actual में physical example से ही शुरू की गई थी, right? So first of all in this video we are going to cover what a function is, and in the next few videos we are going to see how calculus is all about the change of functions, but the areas of functions 1, 2 and 3 at least. तो पहले what is a function, and that is all we will cover in this video at least. देखो हम अपने all around चीज़ों को देखते हैं, उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, वी कैन सी सो मैनी काइंड्स ऑफ मोशंस हैपनिंग. अब अगर मैंने कोई मोशन का एग्जांपल दिया, जैसे एक कार मूव कर रही है या फिर द अर्थ गोज अराउंड द सन, व्हाट आई कैन ऑलवेज सी इज कि मेरे पास एक यूनिवर्सल क्लॉक में अगर कंसिडर कर लो समथिंग लाइक द अर्थ ऑर्बिटिंग अराउंड द सन, इवन दो यू नो इट इज़ ऑल रिलेटिव, लेकिन फिर भी इट इज़ अ रादर गुड एग्जाम्पल. यू नो कि अगर मैंने कंसिडर कर लिया कि मेरी अर्थ सन के अराउंड मूव कर रही है एंड ये एक रोटेशन से एक अपनी एक्सिस के अराउंड स्पिन कितने टाइम में कंप्लीट करती है, वेल यू से 24 आवर्स. ये एक रिवोल्यूशन अराउंड द सन कितने टाइम में कंप्लीट करती है, यू से 365 डेज, दैट इज़ अ ईयर. हाउ डू वी नो इट इज़ 365 डेज और समथिंग लाइक दैट? वेल हम लोगों ने इसमें से एक यूनिट डिफाइन कर दिया. क्या है ये यूनिट? हम लोगों ने ये यूनिट डिफाइन कर दिया कि अर्थ ऐसे है एंड क्या होता है कि अर्थ ऐसे स्पिन करती है, अपनी एक्सिस के अबाउट स्पिन करती है एंड एक टाइम ऐसा आता है, मतलब एक मोमेंट ऐसा आता है जब अर्थ ऐसे इसने स्पिन किया एंड इट स्पन अराउंड, ये फिर से उसी कन्फिगरेशन में आ गई. सो वी से दैट टाइम हैज़ पास्ड. कितना टाइम पास हुआ? हम लोगों ने इसे एज अ यूनिट ऑफ टाइम 1 डे डिफाइन कर दिया. एंड वी से कि वेल अर्थ ने जब ऐसे 365 अपने ही एक्सिस के अबाउट ऐसे 365 रोटेशंस कंप्लीट कर लिए, तब ये सन के अराउंड एक रिवोल्यूशन भी कंप्लीट कर लेती है. सो वी डिफाइन द रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन टर्म्स ऑफ इसने अपनी एक्सिस के ऊपर ही कितने रोटेशंस की, एंड वी से दैट इट कंप्लीट्स वेल a revolution around the sun in 365 days. तो ऐसे हम लोग यूनिट्स ऑफ टाइम डिफाइन करते हैं. एंड इफ वी कंसिडर टाइम as one having one universal value at a time, though relativity does not allow that, but we can work pretty good with that for now. तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ जैसे टाइम चेंज होता रहता है, टाइम बीतता रहता है, चीज़ें चेंज करती हैं. तो हम लोग क्या कहते हैं कि वेल अगर मेरी वैल्यू ऑफ टाइम ये है तो एक कार यहाँ पे है, या फिर एक कार इस स्पीड से जा रही है, या फिर अर्थ
इस डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सन, मून इस डिस्टेंस पे है फ्रॉम द अर्थ, एंड ये डिस्टेंस चेंज कर जाते हैं अगर मैं दूसरे ही दिन उसी चीज़ को ऑब्जर्व करता हूँ। सो व्हाट वी सेज कि आपके पास क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि डिपेंड करती हैं, जिनकी वैल्यूज़ डिपेंड करती हैं आप किस टाइम पे उस चीज़ को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। It will depend on that, and it just doesn't depend on time. ये बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स पे भी डिपेंड कर सकता है। तो अगर आपने कोई क्वांटिटी as simple as this देखा, like the distance of Earth and Sun, तो ये देखो अर्थ सन के अराउंड सर्कुलर मोशन नहीं एग्जिबिट करती है, रादर इट इज़ एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, यू नो दैट। तो मेरे पास सन है एंड मेरे पास अर्थ है एंड इट इज़ एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो मुझे एक चीज़ पता है कि जैसे अर्थ यहाँ पे आई, इट इज़ नाउ क्लोजर टू द सन दैन इट वॉज हियर। अर्थ यहाँ पे आई एंड वी से कि वेल बाय द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ टाइम दैट वी हैव एक्सेप्टेड कि कुछ टाइम बीता एंड उस बीते हुए टाइम में अर्थ यहाँ से यहाँ पे आई एंड से उससे ये जो भी टाइम बीता, मान लो यहाँ पे एक टाइम मैंने इंस्टेंट डिफाइन कर दिया t1, तो जब ये इस पोजीशन पे थी, इस पोजीशन को मैं डिफाइन कर दूंगा as 1, पोजीशन 1। इस पोजीशन को मैंने डिफाइन कर दिया, इस पोजीशन को ही मैंने नाम दे दिया as 2। might not, it is not something like 1 meter and 2 meters, something like that। मैं इसे एक नोटेशन मैंने दे दिया कि मैंने इस पोजीशन को बाय अ नोटेशन डिफाइन किया क्या 1, इसे डिफाइन किया क्या 2। तो ये थी, मैंने बाद में क्या किया कि एक वैल्यू ऑफ टाइम स्पेसिफाई कर दिया कि जब टाइम की वैल्यू इतनी थी t1 तब ये पोजीशन 1 पे थी, जब टाइम की वैल्यू t2 हो गई तब ये पोजीशन 2 पे आ गई। एंड जैसे टाइम बीता वी नो कि t2 इज़ ग्रेटर दैन t1, क्योंकि टाइम हमेशा इंक्रीज ही करता रहता है, टाइम की वैल्यूज डिक्रीज नहीं होती है। तो इसकी पोजीशन चेंज हो गई, इसकी जो डिस्टेंस है सन से चेंज हो गई, मतलब समहाउ टाइम बीत रहा है तो आपकी डिस्टेंस चेंज हो रही है। यहाँ पे अगर मैंने एक तीसरी पोजीशन चेक किया 3 पे, तो एट ए डिफरेंट वैल्यू ऑफ टाइम ये 3 पे आ जाती है, ये डिस्टेंस दूसरी है, टाइम बीत रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रही है। तो ये जो क्वांटिटीज़ अगर किसी दूसरे क्वांटिटी, जैसे इस केस में डिस्टेंस ऑफ अर्थ एंड सन टाइम पे डिपेंड कर रहा है, वी से कि दिस डिस्टेंस ऑफ अर्थ एंड सन इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। ऑल दैट मीन्स इज कि ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगा, टाइम की अलग वैल्यू होगी तो इसकी अलग वैल्यू होगी। तो वी से कि ये एक फंक्शन है ऑफ टाइम। तो अगर इस डिस्टेंस को मैं d से एक नोटेशन इसे दे देता हूँ, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, सो ये हो जाएगा एक फंक्शन ऑफ टाइम। वाई हैव आई रिटन इट दिस वे? वेल, अगर मैं d ऑफ t लिखता हूँ, d ऑफ t एंड t इज रिटन इन ब्रैकेट्स, जहाँ पे d इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन एंड t इज टाइम। ऑलराइट, तो मैंने इन्हें ये नोटेशंस दे दिए। तो d ऑफ t वेयर t इज रिटन इन ब्रैकेट्स का मतलब ये है, मैं d लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं d लिख रहा हूँ वाइल मेंशनिंग कि ये d चेंज होता है जब ये टाइम चेंज होता है। सो एंड वी कैन असाइन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद दिस। इसका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, एज विल शॉर्टली सी, बट फॉर नाउ लेट्स गेट डन विद द नोटेशंस। So and when I say कि d equals d of t, what I am essentially saying is कि ये जो distance है between earth and sun, ये distance time का एक function है। So d of t means that d is a function of time, d equals d of t. T means that this distance well is essentially a function of time. That is just a way of expressing. We get used to such mathematical way of writing things, right? So what it basically means is this distance this distance as a function of time. Now ये जो सिंस टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, आपके पास ऐसा भी ऐसे वेरिएबल्स हो सकते हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ हो सकती हैं जो कि टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। व्हाट वुड दैट बी? वेल, इन दिस केस अगर मैं देखूं तो एक फिजिक्स में एक क्वांटिटी डिफाइन होती है जिसे एंगुलर मोमेंटम कहा जाता है। एंगुलर मोमेंटम इस पूरे सिस्टम का अगर मैंने देख लिया, वो चेंज नहीं होता है, टाइम बीतता है तो भी वो कांस्टेंट रहता है।
तो उस केस में आई विल से दैट एंगुलर मोमेंटम इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम। मैं ऐसी नोटेशन इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आई कैन रियली राइट दिस। d इक्वल्स डी ऑफ टी लिखने का एक्चुअल में कोई फ़ायदा नहीं होता है, बट आई प्रेफर दिस नोटेशन व्हेन डिफाइनिंग थिंग्स दैट आर नॉट फंक्शन ऑफ अदर थिंग्स। मतलब आपके पास एंगुलर मोमेंटम एल है, इट इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब अगर आपने एल ऑफ टी लिखने की कोशिश किया, देयर इज़ नो डायरेक्ट डिपेंडेंस ऑफ दैट, और देयर इज़ नो इम्प्लिसिट, अंदर से भी कोई ऐसा डिपेंडेंस नहीं है भाई मे बी ये किसी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है जो कि टाइम पे डिपेंड करता है। वेल इवेंचुअली आपने देखा अगर ये टाइम का फंक्शन नहीं है, मतलब टाइम चेंज हो रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है। इवन तो एंगुलर मोमेंटम ऐसी क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है जो कि टाइम पे डिपेंड करती हैं, लेकिन कुछ इस तरीके से कि एक क्वांटिटी टाइम पे ऐसे डिपेंड करी है कि ये चेंज हुई तो एंगुलर मोमेंटम चेंज हो सकता था, लेकिन जैसे टाइम बीता ये क्वांटिटी चेंज हुई तो दूसरी क्वांटिटी भी चेंज हो गए। इन दोनों का चेंजेस अगर आप एक साथ देखते हो तो उससे एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंजेस नहीं आते। इट्स लाइक दिस। मान लो मैंने एक फिजिक्स में एक वेव की जो स्पीड होती है उसे लिखा जाता है as the product of two quantities, the wavelength times the frequency। तो दो क्वांटिटीज़ हैं, एक वेवलेंथ एक फ्रीक्वेंसी। दिस इज़ द स्पीड ऑफ अ वेव। उस वेवलेंथ के लिए ये दो क्वांटिटीज़ डिफाइन की, वो वेव कितनी तेज़ी से मूव करेगी वेल इन्हें मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो हियर इज़ द थिंग कि अगर मैंने किसी वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज करने की कोशिश किया तो मैंने फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया, तो वी विल सी आई विल नाउ यूज़ v प्राइम। दिस प्राइम नोटेशन इज़ रादर वेल स्केची आई वुड से, क्योंकि हम लोग प्राइम को एक्चुअली डिफरेंशिएशन के लिए यूज़ करेंगे इन द फ्यूचर वीडियोज़। सो वी आर सिंपली सेइंग फॉर नाउ v प्राइम का मतलब वो स्पीड हो जाएगी जब मैंने f को f प्राइम कर दिया, मतलब चेंज कर दिया। तो मैं तो ऐसे देखूंगा दिस शुड बी लैम्डा टाइम्स में, अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया तो अब ये f नहीं हो गया, अब ये तो 2f हो गया। फ्रीक्वेंसी डबल हो गई तो मुझे वो डबल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखनी है, सो इट इज़ लैम्डा टाइम्स में 2f। सो दिस इज़ 2 लैम्डा f। इज़ दैट इट? नो, v इज़ रियली नॉट अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसीज इन सच अ वे कि अगर आपने फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया तो स्पीड चेंज होगी। क्यों? क्योंकि ये वेवलेंथ की भी एक फंक्शन है, एंड इन सच अ वे कि जब आपने फ्रीक्वेंसी को डबल किया तो वेवलेंथ को हाफ होना ही होना है। दिस इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द वेव्स। तो फ्रीक्वेंसी को डबल किया तो वेवलेंथ हाफ हो गया, मतलब यहाँ पे ये लैम्डा बाई 2 हो गया, यहाँ पे लैम्डा बाई 2, तो ये अभी भी लैम्डा f होगा। तो आपने देखा कि फ्रीक्वेंसी अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इसलिए वेव स्पीड टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है। मैंने कहा कि आपके पास एक ऐसी वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी टाइम के साथ चेंज होती है। सो हियर वी राइट दैट फ्रीक्वेंसी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, व्हाट इज इट? फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज रियली कि एक आपके पास वेव है, इसके जो अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं कितने फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं, मतलब आपके पास इतनी टाइम पीरियड है उसमें कितने अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, उस चीज़ को बताती है। अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है तो लैम्डा भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जिस फैक्टर के साथ इंक्रीज करता है वेवलेंथ उसी फैक्टर के साथ डिक्रीज करता है। तो ये तो इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज नेसेसरीली करेगा। क्या मेरी स्पीड फंक्शन ऑफ टाइम है? अगर मैं जैसे टाइम बीतता है क्या वेव की स्पीड चेंज होगी? वेल यू सी फ्रॉम हियर कि स्पीड होगी लैम्डा टाइम्स एफ। लैम्डा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फ्रीक्वेंसी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तब तो स्पीड भी टाइम की फंक्शन होनी चाहिए। नो, क्योंकि ये टाइम के साथ ऐसे चेंज करती हैं कि ये जिस फैक्टर से इंक्रीज़ किया ये उसी फैक्टर से डिक्रीज़ किया। तो इवन तो ये ऐसी क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है जो कि टाइम की फंक्शन है, जो खुद चेंज होंगी व्हेन टाइम चेंजेस, लेकिन ये ऐसे चेंज हो रही है कि इनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सो वी इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम। हाउ टू फाइंड हाउ दे आर चेंजिंग? वेल दैट इज़ अ मैटर ऑफ फिजिक्स ओनली। यहाँ पे मैंने बस एक चीज़ बताया है कि अगर आपके पास जैसे यहाँ पे डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, मतलब डिस्टेंस चेंज होगा जब टाइम चेंज होगा।
लेकिन एंगुलर मोमेंटम ऐसी क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करेगी इस सिस्टम की जो कि बेसिकली टाइम पे डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ पे नोटेशन एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। व्हेन आई राइट डी ऑफ टी, इसका मतलब डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हेन आई राइट डी इक्वल्स डी ऑफ टी, देन आई बेसिकली मीन दैट इट इज़ डेफिनेट कि ये डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज हो रहा है, क्योंकि अगर मैंने डी ऑफ टी सिर्फ लिख दिया, उसका मतलब यहाँ पे मैं डिस्टेंस टाइम के साथ टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस विल बेसिकली मीन दैट या इट इज़ क्लियर कि ये टाइम का फंक्शन है। L doesn't equal L of t. So this is my way of expressing. This is basically how I like to express things. This is my way of expressing कि ये angular momentum time का function नहीं है, कि अगर आपने angular momentum को as a function of time लिख दिया, no, that is not the angular momentum because it doesn't depend on time. तो ये हमारी notation हो गई on functions. After this, I suppose I'll pause the video at this point and rub all of it. And after हम लोगों ने notations समझ लिया, we'll look more into functions, कैसे functions को express किया जाता है, and in this video, so first of all I'll pause the video and rub all of it and then we'll continue further. Now we're back once again and अब हम लोग देखते हैं कि कैसे functions को as in terms of these quantities represent किया जाता है। तो मान लो मैंने एक function लिया f, so this is a standard notation and ये हो गया किसी variable x के x का फंक्शन। सो हियर वी हैव f इक्वल्स f ऑफ x। टिपिकली हम लोग y इक्वल्स y ऑफ x लिखते हैं। आई एम कंसिडरिंग कि आपके पास एक वेरिएबल है x एंड उसका एक फंक्शन है f। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? व्हाट आई मीन बाय दिस इज कि आपके पास मान लो फिजिक्स में कोई क्वांटिटी आ गई, जैसे एंगुलर मोमेंटम ही आ गया ना, ऑल्दो दैट डिड नॉट डिपेंड ऑन टाइम। तो आपके पास ऐसा कोई डिस्टेंस आ गया, कोई स्पीड, मोमेंटम, कोई भी ऐसी फिजिक्स में क्वांटिटी आ गई एंड वो किसी दूसरी चीज़ पे डिपेंड करिए, जैसे टाइम पे। सो टाइम इज़ द स्टैंडर्ड ये वाला वेरिएबल जो कि फिजिक्स में यूज़ होता है, बट इट इज़ नेसेसरी कि आप टाइम के टर्म्स में ही लिखो। यू कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल्स एज वेल। टाइम इज़ अ स्टैंडर्ड क्योंकि ये यूनिफॉर्मली फ्लो करता है नॉन रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में एटलीस्ट। सो आपके पास ये वेरिएबल है, एक वेरिएबल जो कि दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करता है, लाइक द डिस्टेंस डिपेंडिंग ऑन टाइम। तो मैंने कहा कि वेल आपके पास दिस इज दैट वेरिएबल जिस पे ये डिपेंड कर रहा है, जैसे टाइम हमारे पास था, दिस इज दैट वेरिएबल जो कि डिपेंड कर रहा है जैसे हमारे पास डिस्टेंस था। एंड अब मैंने कहा कि मान लो आपके पास ये जो वेरिएबल है, तो ये जब चेंज करता है एंड उसका जो फंक्शन है ये f, ये भी चेंज करता है एंड से इट चेंजेस इट्स डबल दैट अमाउंट। मतलब आपका जो टाइम है, फॉर इंस्टेंस जैसे फिजिक्स वाला एग्जांपल कंसिडर करें, तो जैसे टाइम बीता एंड टाइम की वैल्यू डबल हो गई। टाइम की वैल्यू डबल हो गई का मतलब क्या? इसका मतलब जब t इक्वल्स 2 था, ये हो गया t इक्वल्स 2 से t इक्वल्स 4। अब टाइम इंस्टेंट को वैल्यूज़ देने का मतलब क्या है? What it means is कि जब मेरे पास अर्थ थी, मैंने एक इंस्टेंट डिसाइड कर लिया कि यहाँ से मैं कैलकुलेशंस करूँगा। t इक्वल्स 1 2 3 4 मैंने मार्क कर दिया कि जब t इक्वल्स 1 हुआ, इसका मतलब जब से मैं कैलकुलेशंस करना शुरू कर रहा हूँ, मेजरमेंट्स करना शुरू कर रहा हूँ, तब से अर्थ एक बार स्पिन कर दी। ये एक बार स्पिन की, मैंने कहा कि t इक्वल्स 0 से मैंने कैलकुलेशन शुरू किया, अर्थ ने एक बार स्पिन किया तो मैंने कह दिया अब हो गया t इक्वल्स 1। अर्थ ने एक और बार स्पिन किया तो हो गया t इक्वल्स 2, एक और बार तो t इक्वल्स 3 एंड अर्थ ने एक और बार स्पिन कर दिया तो हो गया t इक्वल्स 4। अब देखो मैं ऐसे यूनिट्स डिफाइन कर रहा हूँ। ऑब्वियसली डेज यू कुड कंसिडर कि 1 डे 2 डेज 3 डेज 4 डेज, बट कोई भी यूनिट हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इनफैक्ट अर्थ का रेफरेंस लेना, that is typically how time was introduced, लेकिन you don't need the earth to actually measure time। आप कोई भी natural phenomena देखो, आपने एक पेंडुलम को स्विंग होते हुए देखा एंड आपने कहा कि ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा एंड एक बार स्विंग करेगा, तो मैंने बोल दिया कि t इक्वल्स 1 यूनिट ऑफ टाइम पास हो गया, एक और बार तो 2 यूनिट्स ऑफ टाइम। तो ऐसे किसी भी रिपीटेटिव चीज़, कोई भी चीज़ अगर आपके पास नेचर में है, दिख रही है एंड वो रिपीट कर रही है
एंड आपने देखा कि ये रिपीट कर रही है एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब t equals 1 to t equals 2 seems just as long as t equals 2 to t equals 3. सो उस केस में हम लोग उसे एज यूनिट्स ऑफ टाइम कंसिडर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने कोई भी ऐसे यूनिट ऑफ टाइम कंसिडर कर लिया एंड मैंने कहा विदाउट सेकेंड और मिनट्स और डेज, हम लोग बिना यूनिट्स के ही देखते हैं। तो टाइम को किसी भी चीज़ के रेफरेंस में देख लूँ, जब t इक्वल्स 2 हुआ था एंड तब ये चेंज हो गया टू t इक्वल्स 4, क्योंकि टाइम हमेशा इंक्रीज करेगा, तब ये फंक्शन भी चेंज हो जाता है। व्हाट इज दिस फंक्शन? मे बी दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, तो ये फंक्शन भी चेंज हो जाता है। अब मान लो जब डेल्टा टी 2 हो गया, डेल्टा टी इक्वल्स 2 का मतलब क्या? डेल्टा का मतलब होता है द चेंज इन सम क्वांटिटी, दिस रिप्रेजेंट्स द चेंज इन सम क्वांटिटी। क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है तब डेल्टा टी का मतलब क्या? तब डेल्टा टी का मतलब हो गया कि टाइम कितना चेंज हुआ। कोई भी क्वांटिटी कितना चेंज हो कैसे पता करते हैं? उस क्वांटिटी की फाइनल वैल्यू क्या हुई माइनस उस क्वांटिटी की इनिशियल वैल्यू क्या हुई। सो दिस इज t2 माइनस t1, द फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, tf माइनस ti भी लिख सकते हैं, इट वुड बी बेटर इन दिस केस। द फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू इज कि टाइम कितना चेंज हुआ। इस केस में क्या? इस केस में इट इज़ 4 विच इज़ द फाइनल वैल्यू माइनस 2 द इनिशियल वैल्यू। सो इस केस में हमारे 2 यूनिट्स ऑफ टाइम इज़ व्हाट वी आर कंसिडरिंग। इतना टाइम चेंज हुआ। जब टाइम इतना चेंज हुआ तो फंक्शन कितना चेंज हुआ? ये फंक्शन, क्योंकि मैंने यहाँ पे अब टाइम के रेस्पेक्ट में ही लिख दिया तो मैं यहाँ पे भी अब टाइम का ही कंसिडर कर लेता हूँ केस। ये फंक्शन इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो मान लो इसकी कोई इनिशियल वैल्यू थी, जब टाइम की इनिशियल वैल्यू थी। इस फंक्शन की इनिशियल वैल्यू क्या है? इस फंक्शन की वैल्यू पहले क्या थी? द फंक्शन विच कुड बी एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और एनीथिंग लाइक दैट। ये कोई एक्सप्रेशन होगा एट इवैल्यूएटेड एट t1 और इनिशियल टाइम। व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से इवैल्यूएटेड एट ti? मतलब अगर मैंने इस फंक्शन को ti के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया सो मैं उसमें ti की वैल्यू ये 2 पुट करूँगा एंड जो भी मुझे वैल्यू होगी दैट इज़ द वैल्यू ऑफ फंक्शन। विल शॉर्टली सी हाउ। सो दिस इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 2। इस फंक्शन की फाइनल वैल्यू क्या होगी? इट इज़ दिस फंक्शन की वैल्यू जब मैंने यहाँ पे इस वेरिएबल को रख दिया एज द फाइनल वैल्यू ऑफ टाइम विच इज़ द फंक्शन इवैल्यूएटेड एट 4। अब ये फंक्शन चेंज कितना हुआ? क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है एंड ये टाइम का फंक्शन है तो फंक्शन भी चेंज होगा। सो मैंने लिखा डेल्टा एफ। डेल्टा एफ का मतलब क्या? कि ये फंक्शन कितना चेंज हुआ जब टाइम इतना चेंज हुआ। सो फंक्शन की फाइनल वैल्यू माइनस फंक्शन की इनिशियल वैल्यू, ऐसे ही तो चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? तो मैंने कहा कि फंक्शन की फाइनल वैल्यू इज़ नथिंग बट द फंक्शन इवैल्यूएटेड एट 4 माइनस द फंक्शन इवैल्यूएटेड एट 2। तो ये फंक्शन इतना चेंज हुआ। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये वेरिएबल चेंज होता है, इसका फंक्शन चेंज होता है, कुछ ऐसे इन चेंजेस को कैलकुलेट करते हैं। एक चीज़ अब हम लोग देख सकते हैं कि मान लो ये चेंज कुछ ऐसा हुआ कि जब टाइम की वैल्यू डबल हो गई। सो वी आर नॉट कंसिडरिंग इन टर्म्स ऑफ डेल्टास। मैंने कहा कि एक इंस्टेंट था t1 विच इज़ 2 राइट हियर, जो t2 है ये हो गया 2t1 विच इज़ एग्जैक्टली द केस हियर। सो यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि जैसे t1 मैंने 2 देखा, t2 क्या हो गया 4 देख लिया विच इज़ ट्वाइस ऑफ दैट। एंड इट इज़ जनरल कि अगर मेरा t1 3 होता तो t2 6 हो जाता, t1 4 होता तो t2 वेल it can be considered like that, my bad। यहाँ पे सिंस हम लोग t1 को आज सच अ वेरिएबल जो कि कंटिन्यूस है, my bad, I got confused myself, that सिंस हमारे पास ये बेसिकली टाइम है जो कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब इसकी जो टाइम की वैल्यू है खुद इस फंक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, तो टाइम तो बीत रहा है एंड इट डजेंट मैटर कि अर्थ के बीच सन के बीच क्या डिस्टेंस है, टाइम तो बीतता ही जाएगा क्योंकि इट कुड ऑलवेज कंसिडर दूसरी चीज़ है जो कि टाइम में चेंज हो रही है, तो टाइम तो बीतता ही जाएगा। लेकिन जो सन है
एंड अर्थ है, इनके बीच के डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज होगी। ऑन दी अदर हैंड टाइम इन पे डिपेंड नहीं करता, बट ये टाइम पे डिपेंड करती है, विच इज़ वाई इस चीज़ को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। इस चीज़ को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। एंड इस चीज़ को, इस फंक्शन को, द फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या फिर अगर एज अ वेरिएबल कहना है तो इसे आप डिपेंडेंट वेरिएबल कहोगे। सो दिस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि चेंज होता रहेगा, दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इट रियली मेक्स नो सेंस टू से दिस। जैसे टाइम चेंज हुआ, मान लो जो चेंज इन टाइम है उसके रेस्पेक्ट में हमारे चेंज इन फंक्शन इज द डबल। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? समथिंग लाइक दिस कि किसी भी टाइम पे अगर मैंने डिस्टेंस को देखा बिटवीन अर्थ एंड सन, सो इट इज़ लाइक मैंने देखा f, जब ये टाइम इंस्टेंट 2 था तो मेरी डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन क्या हो गई? दिस इज 6। एंड जब मेरा टाइम क्या हो गया? 4 हो गया, तब मेरी डिस्टेंस क्या हो गई? तब मेरी डिस्टेंस क्या हो गई? दिस इज 12 फॉर इंस्टेंस। जब मेरा टाइम था ये 2 यूनिट्स और इंक्रीज कर गया। सो अब मैंने देखा डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन क्या है? ये डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन हो गई समथिंग लाइक 18। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? एंड ये ऐसे इंक्रीज होता है, ये ऐसे इंक्रीज होता जा रहा है। तो उस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं? जैसे टाइम 2 यूनिट से बढ़ता है, ये फंक्शन कितने यूनिट से बढ़ता है? ये फंक्शन 6 यूनिट से बढ़ता है। टाइम इंक्रीजेस बाय 2 यूनिट्स, दिस फंक्शन इंक्रीजेस बाय 6 यूनिट्स। तो अगर मैंने देख लिया कि टाइम 1 यूनिट से इंक्रीज करता है इंस्टेड, तो ये फंक्शन कितने यूनिट से इंक्रीज करेगा? ये तो 3 यूनिट से, प्रोवाइडेड दैट इट इज कंटिन्यूअस, कि ये फंक्शन जिस फॉर्म का है वो फॉर्म खुद चेंज नहीं होता है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? वेल, देयर आर फंक्शंस ऑफ फंक्शंस दैट वी विल बी डीलिंग विद इन फ्यूचर, लेकिन मान लो एक काफ़ी यूनिफॉर्म केस है। व्हाट डू आई मीन बाय यूनिफॉर्म केस? कि एक कार है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल करती है ऑन अ रोड एंड उसकी स्पीड चेंज नहीं होती है। सिंस डिस्टेंस को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, कितना डिस्टेंस ये कार ट्रैवल की डिपेंड करता है कि कितने टाइम के लिए ट्रैवल की, एंड अगर ये कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रही है तो इसका मतलब क्या? जब ये कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करेगी, आप सिंपली उस स्पीड को उस टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई कर दो, आपको डिस्टेंस ट्रैवल मिल जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में आप एक चीज़ देखोगे कि अगर ये कार 30 मिनट में 60 किलोमीटर ड्राइव करती है, तो ये 15 मिनट में 30 किलोमीटर ड्राइव करेगी, समथिंग लाइक दैट। इन दैट केस वी आर सेइंग कि 30 मिनट में इफ इट ड्राइव 60 किलोमीटर्स, तो 15 मिनट में ये ड्राइव करेगी 30 किलोमीटर्स। इन समथिंग लाइक 60 मिनट्स ये कितना? ये 120 किलोमीटर्स ड्राइव करेगी। तो ये जो कन्वर्जन है एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है एंड दैट रिमेन्स कांस्टेंट। सो दैट इज एसेंशियली व्हाट वी आर एस्यूमिंग कि अगर हमारी टाइम की वैल्यू 2 यूनिट से चेंज हो जाती है तो फंक्शन 6 यूनिट से तब फंक्शन 6 यूनिट से चेंज हो जाएगा। तो मैंने एस्यूम कर लिया कि टाइम की वैल्यू जब 1 यूनिट से चेंज होगी तब ये फंक्शन कितनी यूनिट से चेंज होगा? तब ये फंक्शन चेंज हो जाएगा 3 यूनिट से। तो मैंने एस्यूम कर लिया कि दिस होल्ड्स ट्रू। तो उस केस में द चेंज द फंक्शन एट एनी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टाइम, अब मैंने लिख दिया कि द फंक्शन एट अ वैल्यू ऑफ टाइम t क्या हो जाएगा? द फंक्शन एट अ पर्टिकुलर टाइम t शुड बी कि ये फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल 0 पे क्या है, द फंक्शन एट 1 क्या है, द फंक्शन एट 1 तो 3 हो जाएगा, द फंक्शन व्हेन देयर वाज नो टाइम पास्ड तब ये 0 हो जाएगा। तो जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है 1 2 3 4 5, ये कैसे इंक्रीज करे 0, ये कैसे इंक्रीज करे 3 6 12 18। तो इसे अगर मैंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो दिस इज 2, दिस इज 6, 4 12 6 18, दैट्स अ यूनिट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड। तो मैंने कह दिया दिस इज 3t। एंड देखो अगर ये मैंने 3t लिख दिया एंड इस एक्सप्रेशन में अगर मैंने t = 0 रखा, ये मुझे 0 मिल गया। अगर t = 1 रखा,
ये मुझे 1 मिल गया, सॉरी ये मुझे कितना 3 मिल गया। t इक्वल्स 2 रखा, ये मुझे 6 मिल गया। t इक्वल्स 3 पे ये मुझे 9 मिल गया। सिमिलरली t इक्वल्स 4 पे ये मुझे मिल गया 12। एंड अगर हम लोगों ने t इक्वल्स 4 पे देखा, दिस इज 12, तो मैंने एक ऐसा काइंड का एक्सप्रेशन लिख दिया। एंड व्हाट एक्सप्रेशन आई रोट वाज कि दिस इज अ फंक्शन ऑफ t रिटन एज 3t। यूनिट्स हम लोग इन द फिजिक्स ऑफ इट अरेंज कर सकते हैं प्रॉपरली। ये मैंने एक्सप्रेशन लिखा एंड दिस इज हाउ यू विल राइट दिस एज अ फंक्शन ऑफ t। ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने बहुत सारे असम्पशंस लिए, बट दिस इज जस्ट अ वे टू शो कि कैसे एल्जेब्रिकली किसी डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिलेट किया जाता है। सो दिस इज एन अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, किसी दूसरे वेरिएबल का फंक्शन है, किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, इसका सो ऑब्वियसली इसका यही मतलब है कि वो चेंज होगा, तो ये भी चेंज होगा। तो इसे हमेशा एज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना पॉसिबल है। इट कैन ऑलवेज बी रिटन लाइक दैट, मे बी नॉट एज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लाइक दैट। It could be something like, आपने trigonometry पढ़ा है, it could be something like sin of t. So you could consider कि f as a function of t is sin of t. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जब मेरी t की वैल्यू पाई है तब मेरा जो फंक्शन की वैल्यू हो गई वो 0 हो गई। जब t 2 पाई हो गया तब भी ये 0 है, लेकिन जब मेरा t π/2 था तब मेरा फंक्शन 1 हो गया। इसका मतलब क्या कि जैसे मेरी t की वैल्यूज इंक्रीज होती है, द फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज होती है एंड फिर डिक्रीज होती है, फिर इंक्रीज होती है, फिर डिक्रीज होती है, ऐसे इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है, लेकिन टाइम हमेशा बीतता जाता है, राइट। तो हमेशा ऐसा पॉसिबल होता है किसी भी फंक्शन ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना, एंड उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है उस फंक्शन की वैल्यूज़। यहाँ पे इस चीज़ को हम लोगों ने मोर लाइक ए मेजरमेंट थिंग से चेक किया है कि हम लोगों ने ऐसे मेजरमेंट्स कर लिए, लेकिन व्हेनेवर वी आर डीलिंग विथ मैथ हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस पे फोकस रखेंगे, क्योंकि अगर हमें ये पता है तो ऑब्वियसली यहाँ से जो इंडक्शन हुआ है, दिस नॉट इवन एन इंडक्शन, कई सारे असम्पशंस हैं, जैसे मैंने ये असम्पशन लिया, लेकिन अगर ऐसा अस्यूम कर लिए कि पॉसिबल है, तो अब यहाँ पे आपने जैसे t इक्वल्स 5 रखा तो आपको क्या पता चल गया, दिस इज 15। तो यू आर गेटिंग इट मोर इजीली दैन मेकिंग ऑल द मेजरमेंट्स, राइट। मेजरमेंट करो इससे अच्छा यहाँ पे बस टाइम से 3 मल्टीप्लाई कर दो। अगर मेरे पास कुछ समथिंग लाइक दिस होता, दैट दिस इजंट कि f जब 2 मेरा होता है देन दिस इजंट 6, ये तो मेरा 8 हो जाता है। अब मैंने कंसिडर किया कि f एट 2 पे ये 8 है, f एट 4 पे ये 14 है, इस पे ये 20 है। उस केस में क्या, तब मैंने देखा कि अगर मैंने इस एक्सप्रेशन में 2 ऐड कर दिया, सो एवरीथिंग कम्स बैक टू प्लेस अगेन। t इक्वल्स 1 मैंने रखा, मान लो t इक्वल्स 2 रखा है तो यहाँ पे 8 मिल जाता है, t इक्वल्स 4 रखा है यहाँ पे 14 मिल जाता है, t इक्वल्स 6 रखा है यहाँ पे 20। तो ऐसे अलग अलग एक्सप्रेशंस पॉसिबल है to build from these data, but what we actually do is the reverse। हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस यूजिंग सम मीन्स फाइंड करते हैं एंड इनमें इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं, तो टाइम हमेशा बीतेगा एंड अलग अलग वैल्यूज़ ऑफ टाइम पे इस फंक्शन की अलग अलग वैल्यूज़ खुद होंगी। दैट इज़ हाउ द फंक्शन डिपेंड्स ऑन टाइम। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन आई कुड मेक क्लियर। एक फंक्शन की बहुत ही प्रिसाइज डेफिनेशन होती है यूजिंग व्हाट इज़ कॉल्ड सेट थियरी, बट वी आर इन रियली डीलिंग विद दैट हियर। We are dealing with key function is basically a dependence of one variable on another variable, and that is how we are going to do this series of calculus. That was all for today's video of mine, and thanks to all viewers.